नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार कैसा है और आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, और साथ ही आपके सवालों का बड़ा मंच भी तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन की कीमतों में जबरदस्त तेजी लगातार बनी हुई है। और आज कॉटन ने 44,000 के आज कॉटन का वायदा 44,000 के बेहद करीब पहुंच गया। जोरदार तेजी कॉटन में। और आप देखिए कि अभी भी मार्केट 43,700 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी तेजी आई है कॉटन में, लगातार दाम बढ़ रहे हैं कॉटन के। एक महीने में 17% से ज्यादा दाम कॉटन के बढ़ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या कॉटन की ये तेजी अब थमेगी या कॉटन झुकने को तैयार नहीं है, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल गनात्रा हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अतुल जी आपसे यही कि 43,800 तक सर कॉटन का भाव पहुंच गया। क्या लगता है आपको, क्या फंडामेंटल इतने मजबूत हो गए हैं कि दाम अभी रुकने को तैयार नहीं है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कॉटन के रेट बढ़ने के लिए काफी रीजन है। कुछ रीजन तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो है कि जो बड़ी मिलें हैं उनके पास 90 से 100 दिन का कॉटन का स्टॉक है। फिर भी कई मिल अभी भी माल ऊपर के भाव में ले रहे हैं और उनके पास कम भाव का माल है, तो आज भी वो भाव में ले रहे हैं, तो एवरेज होता है, लॉस नहीं होता है। तो वो एक रीजन है कि परचेज कंटिन्यूस बनी हुई है। और दूसरा, फार्मर से लेके सभी ट्रेडर्स, जीनर सब है जो इंडिया में, सब तेजी में है। तो जो फार्मर है वो माल पकड़ पकड़ के स्लोली अराइवल आ रहा है। तो इंडिया में अराइवल भी जो आज से 15-20 दिन पहले रोज का 1 लाख बेल होता था, वो अभी अराइवल कम होके 50-60 हजार गाट का हो गया है। और ये जो अराइवल आता है उसमें भी बहुत कम माल बिकने में जाता है और बाकी माल स्टॉक हो जाता है। तो ये भी एक वजह है कि भाव जो है वो थोड़ा रोज स्लोली बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो तेजी में सबको तेजी लग रहा है। ये आज की तारीख में ये मार्केट का हाल है मृत्युंजय जी। अच्छा सर, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं और जो वजह आपने यहाँ पर गिनाया है कि क्यों तेजी आई है, तो ऐसे में आपको लगता क्या है, मतलब ये तेजी अभी रुकेगी नहीं कॉटन की? देखिए, अभी आज 2 दिन पहले मार्केट का न्यूज है कि 5 बड़े मिल के एसोसिएशन, गारमेंट के, स्पिनिंग मिल के सब टेक्सटाइल मिनिस्टर को मिलने गए थे। सब जगह हमने फोटो भी देखी कि 5 जने मिले थे। और हमने मार्केट में न्यूज सुना कि उन्होंने ये जो भाव बढ़ रहे हैं उससे मिलों को काफी नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर के पास 3 डिमांड रखी है। जो हमने सुना है कि एक तो एमसीएक्स पे कॉटन ट्रेडिंग बैन करे, फिर एमएनसी और स्टॉकिस्ट के पास 60 लाख बेल्स पड़ा है उसको सेल करवाएं, या तो कुछ स्टॉक लिमिट लगाएं जिससे ये माल मार्केट में बिकने को आए। और तीसरा, उन्होंने सबसे बड़ा डिमांड रखा है कि 40 लाख गांठ हमारे को इंपोर्ट करने को, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की छूट दी जाए। तो आज मार्केट में मिल वाले कह रहे थे कि 2-3 दिन में हमारे को इसके रिजल्ट आएंगे। तो अभी ये भाव में मृत्युंजय जी मिलों को पड़तर नहीं है, मिलों को यान बनाने में लॉस हो रहा है। अच्छा, लेकिन सर मतलब जो बात आपने बताई, जो खबर, उस खबर के दम पे तो मार्केट गिरना चाहिए था अगर इस तरह की डिमांड हो रही है या इस तरह की हलचल हो रही है। लेकिन इस तरह की खबर होने के बावजूद आप देखिए कि मार्केट आज कितना ऊपर है और लगातार दाम बढ़ ही रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब मार्केट बहुत कॉन्फिडेंट है क्या कि नहीं, कुछ भी हो जाए, सरकार कोई भी फैसला ले ले, एक्चुअल शॉर्टेज है तो बिकवाली करना नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। क्या है मृत्युंजय जी, मैंने आपको बताया पहले ही कि सब तेजी में है। पूरा ट्रेड, फार्मर से लेके टॉप से बॉटम तक सब तेजी में है। और क्या है, ऐसे पहले भी 2 स्टेक होल्डर्स की मीटिंग गवर्नमेंट ले चुकी है
और जो तेजी वाले लोग हैं या जो भी स्टॉक करके बैठे हैं वो समझते हैं इंडिया में गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेगी, और जो ये स्पिनिंग मिल की लॉबी है उससे फार्मर लॉबी काफी स्ट्रांग गिनी जाती है। तो लोग बाग समझते हैं जो स्टॉक करते हैं कि भाई हमारे को कुछ नहीं होगा, तो वो भी एक मानसिकता है, वो ऐसा समझती है कि गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेगी। तो कोई घबराहट नहीं है, किसी को ऐसा नहीं लगता है कि मैं बेच दूं गवर्नमेंट का कोई स्टेप आएगा, ऐसा नहीं है फिलहाल। अच्छा। जो रुई है, रुई जो स्टॉक है वो बड़े मजबूत हाथों में है, जैसे एमएनसी के पास है, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट करने वाले उनके पास है, तो वो कोई घबराते नहीं है मृत्युंजय जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई घबराहट नहीं है, लेकिन जो बात अभी आपने बताई कि दो तीन डिमांड लेकर ये गए हैं सरकार के पास, एक तो कॉटन की ट्रेडिंग बैन करने की मांग, दूसरी तरफ स्टॉकिस्ट पर स्टॉक लिमिट लगा दे ताकि जो सप्लाई एमएनसीज के पास है वो मार्केट में आ जाए। तो आपको लगता है कि अगर ये सब हो जाता है तब दाम बहुत तेजी से नीचे आएंगे, या तब भी दिक्कत मतलब तब भी दाम बहुत नीचे आने वाले नहीं है? देखिए, दाम जो है ना, ये जब मार्केट में माल जो स्टॉक है वो बेचने में आएगा या फिर फार्मर को ऐसा लगेगा कि भाई भाव कम हो जाएंगे, तो जब फार्मर के पास भी आज 50 लाख गांठ का कपास पड़ा हुआ है, तो वो जब घबराहट आएगी। और फिर देखिए, साथ में फॉरेन के मार्केट के साथ भी हमारा मार्केट चलता है, तो फॉरेन का मार्केट भी अभी 135 से 140 के बीच में स्टडी हो गया है, बीच में बढ़ के 145 हो गया था। मगर यूएसडीए का जो फिगर आया कि अगले साल जो कॉटन का सोइंग होगा वो यूएसए में 9% बढ़ के होगा, तो वहां से फिर 145 से आइस फ्यूचर 135 हो गए थे। तो काफी कुछ हमारा मार्केट है वो फॉरेन मार्केट के ऊपर भी चलता है, और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब मई जून में इंडिया के सोइंग के फिगर आएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भी 20 से 25% कॉटन का सोइंग जो आज भाव है वो देखते हुए ऐसा लगता है कि सोइंग बहुत बढ़ेगा, तो उसका इफेक्ट आ सकता है। तो आने वाले दिनों में अगर महीने में नहीं आए तो मई जून के बाद ऐसा एक बार लगता है कि एक मंदी जरूर आएगी। अब वो कब आएगी वो बड़ा प्रश्न है मृत्युंजय जी, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, ये ठीक बात है। अच्छा सर, आपके बिरादरी के ही कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हाँ फंडामेंटल की तेजी है ये, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पेकुलेशन भी है, और जो फंडामेंटल तेजी के हैं उसके मुकाबले दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, इतना बढ़ना नहीं चाहिए था। इस तर्क से आप सहमत हैं क्या? नहीं, देखिए, 100 जने बातें करते तो 100 तरह की बातें होती है। जिसके पास माल स्टॉक है वो बोलता है ये फंडामेंटल है, जो शॉर्ट है वो बोलता है कि भाई ये फंडामेंटल नहीं है। तो वो कुछ भी उसके हिसाब से कहना तेजी मंदी का, ये तो गेम है। आज जो तेजी है कल वो मंदी होने वाली है, आज मंदी है तो कल तेजी होती है मृत्युंजय जी। तो इसमें दोनों फंडामेंटल भी है और स्पेकुलेशन भी है। मैं कहूंगा कि ये दोनों चीज इसमें आज जुड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों चीजें जुड़ी हुई है, फंडामेंटल भी है और स्पेकुलेशन भी है। एक बात अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं सर, कि इस बार जो कॉटन के दाम बढ़ रहे हैं, कई बार ये होता है कि दाम तो बढ़ते हैं लेकिन तब तक किसानों के हाथ से माल निकल जाता है और दाम बढ़ने का बड़ा फायदा फार्मर को नहीं मिल पाता है। इस बार ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या कॉटन की इस तेजी का फायदा, इस भाव का फायदा किसानों को मिला है या मिल रहा है? मृत्युंजय जी, इस साल शुरुआत से नवंबर महीने से कॉटन में तेजी है। नई सीजन जब स्टार्ट हुई तो 50,000 रुपये से रुई का भाव चालू हुआ और 90,000 आज 90,000 प्लस के रेट हो गए हैं। और कपास का भाव भी स्टार्टिंग में 7,000 रुपया क्विंटल से चालू हुआ था, जो आज 11,000 12,000 रुपये पे पहुंच गया है। तो फार्मर को मैंने देखा है कि लास्ट 10 साल में इस साल जो रेट मिले, 10 साल नहीं, मैं कह सकता हूं कि कॉटन की हिस्ट्री में जब से कॉटन उगा है इस साल जो भाव मिले हैं वो कभी फार्मर को नहीं मिले। और ये तेजी का 90% फायदा फार्मर्स को हुआ है। जो स्टार्टिंग में कुछ फार्मर, छोटे फार्मर रहेंगे, उन्होंने नवंबर महीने में कपास बेच दी होगी फर्स्ट पिकिंग की, मगर दिसंबर महीने से तेजी चल रही है तो फार्मर को इसका भरपूर फायदा मिला है। और एवरेज रेट जो है फार्मर को, भले 12,000 का रेट सभी को नहीं मिला,
तो एवरेज रेट फार्मर को 9 से 10,000 रुपये का मिला है मृत्युंजय जी। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया गणतला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में कॉटन के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आगे कॉटन का मूड माहौल कैसा रहेगा। लेकिन बीरेन जी, ट्रेडर को इस तेजी पर अब क्या करना चाहिए कॉटन में? ये भाव का लेवल कुछ ऐसा है कि बहुत लंबे समय से मैं तेजी में था, लेकिन अब थोड़ा मुझे डर लग रहा है ये प्राइस से, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं भी शायद करेक्शन भी थोड़ा डीपर आ सकता है। तो इस भाव से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन हो जाना प्रेफर करूँगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन के ऊपर। लेकिन भाविक जी, आज ग्वार में ठीक ठाक तेजी आई और ग्वार में भी ग्वारगम के दाम ज्यादा बढ़े कंपेयर टू ग्वार सीड। तो क्या लगता है अभी आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा अभी ग्वार का? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे भी लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा बेस बन चुका है। आई थिंक जो नेगेटिव फैक्टर है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं और वापस हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिली है। और यूएस के शेल में भी अगर देखें तो ड्रिलिंग बढ़ी है, तो उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन है कि गुआर गम का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होगा। तो उसी हिसाब से हमने प्राइसेस भी अपसाइड देखने को मिली है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वापस हमें 13,700 13,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू रहेगा कि अगर 12,850 या 12,900 के करीब अगर आता है तो लॉन्ग के रिकमेंडेशन में करूँगा 13,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 12,500 का। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है भागीरथ का, जालना से। पूछिए भागीरथ जी। सर, मेरे पास हाजिर में 250 बोरी जीरा पड़ा है, तो 300 का लेवल कब तक देखने को मिलेगा? 300 का मतलब हो गया 30,000। ओके, अभी है मार्केट 22,700 के आसपास। बताइए बीरेन जी, मुमकिन है क्या अभी अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में मतलब रेट बढ़ जाए जीरे के और 3,000 तक आ जाए? ऐसी फोरकास्टिंग तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिसेंटली जो निकल में हुआ 30,000 का 1 लाख का वापस 27,000, तो इस मार्केट में अब कुछ भी मुमकिन है, ऐसा मान सकते हैं। फसल थोड़ी शॉर्ट है, ऐसा सबका आकलन है। अराइवल भी काफ़ी कम है, बट हमारी जो नॉर्मली जो सीजनल डिमांड होती है अप्रैल मई में, वो आगे 1 आध महीने के बाद थोड़ी थम जाएगी। उसके बाद शायद थोड़ा आकलन रहेगा। फिलहाल तो इसकी रेंज हम 21,000 से 23, 23.5 की मान के चलते हैं। तो 21 से 23, 23.5 की रेंज है, मतलब 30,000 का लेवल बीरेन जी अभी कह रहे हैं कि शायद अभी आपको ना दिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अगले कॉलर का। शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए शंकर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, बोल रहा हूँ कि सोया तेल पर आगे क्या पोजीशन रहेगा सर? सोया तेल पर आगे क्या ट्रेंड रहेगा, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए बीरेन जी। सोयाबीन में अर्जेंटीना ने रिसेंटली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, और शायद रशिया में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। कजाकिस्तान वीट पे लगा रहा है। काफ़ी जो प्रोड्यूसर कंट्री है, वहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिस्ट्रिक्शन शायद आ रहे हैं, और बायोडीजल का जो मैंडेट है वो भी शायद अमेरिका इसका बढ़ाएगा। तो इसकी ट्रेंड फिलहाल मजबूत है, खल में भी, तेल में भी और सीड में भी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर विनोद हैं हिसार से। पूछिए विनोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। जी, सुबह 11:30 के प्रोग्राम में आपके एनालिस्ट ने गोल्ड सेल करवाया था, ऊपर जाओ तो सेल करो। 3:30 में वो उठ गया तो कहते हैं बाय कर लो, 52,000 हो जाएगा। अब 5:30 वाले में अब कह रहे हैं बेच लो। तो ये लोग कुछ मेहनत करते हैं या इतना नहीं? देखिए क्या होता है, कई बार ये होता है कि मार्केट का मूवमेंट बदलता रहता है, और जब सुबह ये बताया गया था उसमें रुपया उस तरह से कमजोर नहीं हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि रुपए में अचानक कितनी कमजोरी आई थी, और उसके बाद ही गोल्ड मार्केट की चाल बदली है। आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हलचल नहीं आई, वहां पर बहुत रेंज बाउंड ट्रेड था। रुपया यहाँ पर बहुत कमजोर हुआ और उसका सीधा और तुरंत इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ा है। तो कई चीजें कनेक्ट होती हैं, और मार्केट कब पलट जाए
तो आपको जब बताया जाता है तो उस वक्त के जो फंडामेंटल होते हैं उसके आधार पर बताया जाता है। आप देखिए, अभी देखिए गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $3 नीचे है, तो उस हिसाब से आपको बहुत सही राय दी गई थी। लेकिन रुपए ने अचानक गेम बदला है। तो कई बार ये होता है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि मार्केट का रुख अचानक बदलता है, कुछ ऐसे हालात बनते हैं। तो अब जरा बताइए भाविक जी कि ऐसे अभी के हालात में गोल्ड का क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? मृत्युंजय, मुझे गोल्ड का आउटलुक तो अभी भी मैं बोलूँगा कि साइडवेज ही है, और आज के दिन तो आई थिंक मेरा कोई व्यू नहीं है, मेरा सिल्वर में सेल है, क्योंकि आज के दिन 11:30 बजे जो एफएमसी का मिनट्स पब्लिश होने वाला है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो जब भी इवनिंग के सेशन में यूएस का मार्केट ओपन होगा तो मुझे वॉलेटिलिटी ज़्यादा लग रही है, तो उसकी वजह से गोल्ड में बेहतर है कि ना ट्रेड करें। हाँ, सिल्वर में शॉर्ट कर सकते हैं। सिल्वर में मेरी राय है कि जहाँ पे मे कॉन्ट्रैक्ट 66,500 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 65,700 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रखे गए 67,100 का। आशुतोष हैं इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए आशुतोष। सर, क्रूड ऑयल पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए सर? क्रूड में करंट रेट पर क्या करना चाहिए? वीरेंद्र जी, क्या किया जाए? कच्चे तेल में बहुत ही रेंज का मार्केट है, तेजी बहुत टिक नहीं पा रही है, क्या करना चाहिए? क्रूड काफी पॉलिटिकल कमोडिटी बन चुकी है ये वॉर के बाद, तो वो मेरे समझ में नहीं आती। मतलब वॉर से पहले भी क्रूड पॉलिटिकल कमोडिटी ही थी, अभी तो क्रूड ने पार्टी बदली है खाली। अभी इसमें काफी पॉलिटिकल तो थी, बट जिसको डीप स्टेट कहते हैं वो वाली हो गई है। मीन्स पॉलिटिक्स के अंदर का भी पॉलिटिक्स वो वाली हो गई। तो आप तो सर इतनी अच्छी पॉलिटिक्स समझते हैं, फिर तो आपको क्रूड पर आउटलुक देना चाहिए। नहीं, मैं इतनी नहीं सारी समझता, बट ये जो सैंक्शन हो रहे हैं, आज वापस नए सैंक्शन आ गए यूरोप के, कोल पे, ऑयल पे, टिम्बर पे, रशिया पे, तो मार्केट काफी डिसरप्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। ये एनर्जी डायनेमिक्स ही पूरा बदल रहा है। अच्छा ठीक है, आपने जो कि पॉलिटिकल कमोडिटी करार दिया है क्रूड को, तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन क्रूड के लिए आपसे कि क्रूड आगे अब ये बताइए कि जो हालत है अभी, एक तरफ डिमांड घटने की आशंका है चाइना में, और दूसरी तरफ सप्लाई भी बढ़ रही है अमेरिका की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से। लेकिन खबर यह भी है कि अमेरिका और बाकी देश रूस के ऊपर और प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं, तो तेजी और मंदी दोनों की खबर है। तो ऐसे में कच्चा तेल आगे, कच्चे तेल की जमानत जब्त होगी या कच्चा तेल क्लीन स्वीप करेगा? इसमें एक ही वन लाइनर अगर कहूँ तो जिस दिन वेस्ट यानी पश्चिमी देशों क्लाइमेट चेंज को डीच करेंगे, मैं प्रिसाइज अकाउंटेबिलिटी के साथ ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि भाई चलो क्लाइमेट चेंज छोड़ दो, पंप प्राइस अब सहन नहीं होता, पेट्रोल प्राइस सहन नहीं होता, और उस समय जो मासिव सप्लाई बूस्ट का मैंडेट दिया जाएगा, उस समय क्रूड की गाड़ी यू टर्न लेगी, अच्छा यू टर्न लेगी। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने कॉपर के करंट कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखे हैं 811 रुपए पे, क्या करना चाहिए? कॉपर का करंट कॉन्ट्रैक्ट आप बेचा है आपने 811 पे, अभी मार्केट है 820 रुपए 30 पैसे पर। तो भाविक जी क्या किया जाए, रुकना चाहिए इनको अभी? देखिए, मार्च में अगर पूरा मार्च का महीना देखें तो नीचे 810 से 811 का लो बना है, और अपसाइड 830 का, मतलब ये 20 रुपए की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो आइदर 830 के ऊपर हमें अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है या 810 के नीचे ब्रेकडाउन मिल सकता है। अभी फिलहाल बीच में ही अटका हुआ है 820 में, तो मैं बताऊंगा कि लेस 830 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आपकी पोजीशन होल्ड कीजिए। अगर 830 के ऊपर जाता है तो एक बार निकल जाइए और लॉन्ग की पोजीशन ले लीजिए और वेट कीजिए। अगर 810 के नीचे अगर जाता है तो मुझे लग रहा है कि 795 तक भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर महेश शर्मा है। पूछिए शर्मा जी। सर, ग्वार सीड का क्या करना चाहिए आगे? ग्वार सीड का आज तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बंद हो गया है, मतलब फ्यूचर में अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन वीरेंद्र जी, आगे के लिए ग्वार सीड सर? ग्वार सीड बुलिश है, मोमेंटम बना हुआ है, डिमांड भी बनी हुई है, और इनफ ड्राई पाउडर जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी है मार्केट्स में, तो अच्छा रनअप इसमें आ सकता है, आया भी है और भी आगे रुझान
तेजी का है। क्या अजय हैं नेक्स्ट कॉलर? अजय जोड़ रहे हैं हमारे साथ सिरसा से। पूछिए अजय जी। सर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट कपासिया खली का 3400 हो जाएगा या नहीं है? अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट कपास खली का 3400। क्या लगता है भाविक जी आपको? 3130 के आसपास है मार्केट? देखिए कपास खली अभी फिर भी कॉटन के जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं उतना नहीं बढ़ा है। इनफैक्ट वो थोड़ा लैगर्ड ज़रूर से हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि 3500 तो नहीं, बट एटलीस्ट 3250 से 3300 आना चाहिए। 3300 के ऊपर अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है, बट कॉटन जिस हिसाब से बुलिश है तो शायद लग रहा है कि कल एटलीस्ट 3200 के लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई कॉटन सीड ऑयल केक पर। 3131 का क्लोजिंग प्राइस है आज का, 35 रुपए की गिरावट के साथ। नेक्स्ट कॉलर गोपाल हैं। पूछिए गोपाल जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 51,620 में एक गोल्ड लिया है, बाई किया है। अच्छा, तो मेरे को इसके टारगेट बताइए और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 51,620 पर आपने गोल्ड लिया है, तो बीरेन जी क्या टारगेट ध्यान में रखें और कहां पर स्टॉप लॉस लगाएं? 51,700 से 900 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए। ये 2-3 दिन का व्यू है, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 50,960, 50,960। ओके, नेक्स्ट कॉलर जिगर हैं गुजरात से। पूछिए। इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में क्या करना चाहिए? 51,613 का लेवल है गोल्ड का। भाविक जी बताइए, एग्जैक्टली इसी भाव पर कोई ट्रेड आज के लिए? वैसे तो मेरा व्यू अभी भी है कि इंट्राडे नहीं करना चाहिए, पर अगर किसी को करना है तो आज इंट्राडे के लिए अगर देखें तो 51,320 पे 2 बार गोल्ड ने लो बना है और वहां से बाउंस हुआ है, तो 51,300 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट रख सकते हैं। कल भी 51,770 का हाई था, आज भी 760 का हाई है, तो यहाँ से 51,780 के टारगेट रखिए और 51,300 का स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर भगवान सिंह हैं। पूछिए सिंह साहब। सर मैं कह रहा था नेचुरल गैस बहुत ऊपर चढ़े जा रही है, इसमें क्या करें? शॉर्ट करें या बाई करें? नेचुरल गैस ठीक बात है, अभी भी करीब 4% ऊपर है। बीरेन जी कुछ राय आपकी एनजी पर? इसको शॉर्ट ना करें क्योंकि ये वॉर कमोडिटी है बेसिकली। जैसे क्रूड को मैंने पॉलिटिकल कहा था, इसको वॉर कमोडिटी कहूंगा। शॉर्ट ना करें इसे। शॉर्ट ना करें तो लॉन्ग करें सर? 450 के आसपास किया जा सकता है और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 430 होना चाहिए। 430, ओके ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। कॉपर का मार्केट आज के लिए भाविक जी कैसा लग रहा है आपको? देखिए मैंने पहले भी बोला था कि आई थिंक कॉपर 830 से 810 के बीच में अटका हुआ है। आज भी अगर देखें तो बीच में ही है, तो आई थिंक इंट्राडे अराउंड 818 या 817 के करीब आता है, तो लॉन्ग कर सकते हैं 814 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हैं 825 का। आज मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड मूवमेंट ही होगी, कॉपर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप करें कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्शन दिखेगा नहीं। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, और बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।